Okay, now all clear? Now all clear? Voice is audible? Voice is audible or not? Please reply fast. Yeah, okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको दिया था डेरिवेशन करने के लिए, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए, जिसके कारण से क्लास थोड़ी देर के लिए ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे S2 माइनस S1 इक्वल टू CP ln V2 बाई V1, यहां से ये प्रूव करना था ना अपने को। ये है आपका, तो एक फॉर्मूला कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था S2 माइनस S1 इक्वल्स टू क्या, CV ln T2 बाई T1, CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। आप बोलोगे नहीं सर हम ये फॉर्मूला नहीं लेंगे, हमें तो ये फॉर्मूला लेके डिराइव करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस मैं यहां रिपीट कर रहा हूं वही प्रोसेस आप वहां रिपीट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जो प्रोसेस मैं यहां रिपीट करने जा रहा हूं, यहां करने जा रहा हूं, वही प्रोसेस आप पीछे रिपीट कर देना। देखो यहां पे तो इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं CV ln T2 बाई T1 और प्लस CP माइनस CV ln V2 बाई V1, CP माइनस CV ln V2 बाई V1। यस और नो? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CV ln T2 बाई T1 और प्लस CP ln V2 बाई V1 माइनस CV ln V2 बाई V1। बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको लाना था CP ln V2 बाई V1, आ गया, इक्वल्स टू ये आ गया CP ln V2 बाई V1, ये तो आ गया। ठीक है, अब बाद बाकी को एक साइड लिख दो, तो प्लस CV कॉमन ले लो, तो यहां हो गया आपका ln T2 बाई T1 माइनस ln V2 बाई V1 इक्वल्स टू लिख दो CV ln, ये क्या लिख दिया मैंने, V2 बाई V1 होना चाहिए ना, V2 बाई V1 होना चाहिए, V2 बाई V1। ठीक है ना, और यहां पे CP होना चाहिए, इसको लिखा है ना, तो ये हो गया CP ln। ठीक है, तो ये हो गया आपका CP ln V2 बाई V1 और प्लस CV, ये हो गया ln T2 बाई T1 और डिवाइडेड बाई V2 बाई V1, तो ये हो जाएगा V1 बाई V2, V1 बाई V2। अब देखो ध्यान से, PV इक्वल्स टू क्या होता है, MRT, तो लिख सकते हैं PV बाई T इक्वल्स टू MR, और MR तो कांस्टेंट होता है, MR तो कांस्टेंट, तो लिखते हैं यहां पे P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो आपको क्या चाहिए यहां पे, T2 बाई T1, T2 बाई T1, इसको इधर कर दो, और V1 बाई V2, तो T2 बाई T1 और इंटू V1 बाई V2 इक्वल्स टू हो गया P2 बाई P1, इक्वल्स टू हो गया P2 बाई P1, यहां पुट कर दो लाके। सो दिस इंप्लाइज S2 माइनस S1 इक्वल्स टू CP ln V2 बाई V1 और प्लस CV ln P2 बाई P1। और मेरे ख्याल से शायद आपको यही प्रूफ करना था, शायद आपको यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कॉपी कीजिए प्लीज।
हो गया? कॉपी कर लिए? चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, अ क्लोज सिस्टम, a closed system undergoes a reversible cycle consisting of six process. Clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Process 1 to 2. वन टू टू, ये आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, isothermal heat addition, in which in which 1000 kilojoule of heat is added, at constant temperature, added at constant temperature of 500 Kelvin, 500 Kelvin. ठीक है, नेक्स्ट 2 to 3, adiabatic
from 500 Kelvin to 400 Kelvin. Next, 3 to 4, isothermal heat addition in which 800 kilojoule of heat is added at 400 Kelvin. ठीक है. नेक्स्ट 4 to 5, adiabatic expansion from 400 Kelvin to 300 Kelvin. 400 Kelvin to 300 Kelvin. Clear? Next, 5 to 6, isothermal heat rejection next. 6 to 1, adiabatic compression up to adiabatic compression. बस खत्म बात. अप टू लिखने की क्या जरूरत है. 6 to 1 तो प्रोसेस ही है. ठीक है. क्वेश्चन है यहां पे, ड्रॉ टीएस डायग्राम of above cycle. Draw TS diagram of above cycle. Clear? पहला क्वेश्चन है. दूसरा है, find net work done in a cycle. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल. एफिशिएंसी ऑफ साइकिल जल्दी से बताइए.
वर्क 1200 किलो जूल। और किसी का कुछ? मैं बनाऊं, मैं सॉल्व कर दूं या और टाइम चाहिए? बताइए प्लीज। एफिशिएंसी 66.6%। अच्छा, आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ही मेरे पास, मुझे आंसर याद भी नहीं है इसका, तो मैं मान के चल रहा हूं अभी फिलहाल कि आपका सही है सूरज का, ठीक है, बाद बाकी जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा सही है या नहीं। क्या विचार बनाया जाए? या और टाइम लोगे? चलो देखो, टीएस डायग्राम की बात करते हैं सबसे पहला चीज। चलिए देखिए, यहां पे सबसे पहला चीज का टीएस डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो टीएस ड्रॉ कर देते हैं। ये टी और ये एस, छोड़ो थोड़ा सा और ऊपर, जज्बात में आ गए थे, ये एस, ठीक है। अब यहां पर लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहला तो एक है 500 केल्विन टेम्परेचर, तो ये जाएगा 500 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर है 400, तो ये जाएगा 400, क्लियर। फिर है 300, तो ये जाएगा 300। ऐसे बनाएंगे डायग्राम को, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि आइसोथर्मल हीट एडिशन, ये है 500 केल्विन, ये है 400 केल्विन, और ये है 300 केल्विन। ये टी और ये एस। सबसे पहले बताते हैं कैसे, ये देखो ध्यान से, बोला क्या कि हीट एडिशन हुआ है कहां पे? आइसोथर्मली एट 500, एट 500, तो यहां पे हीट ऐड कर दो। समझ में आया बात या नहीं? यहां पे आप इतना हीट इसमें ऐड कर दो, ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2। हीट ऐड करने से एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? हीट ऐड करने से एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज? एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो अगर कोई पूछ दे यहां से लेके यहां तक एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, बता सकते हैं? तो डेल एस बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। तो हीट कितना ऐड हुआ है? 1000, और टेम्परेचर कितना है? 500, तो ये कितना हो गया? 2, मतलब ये डिस्टेंस है 2। समझ में आया बात या नहीं?
ये डिस्टेंस जो है ये कितना है 2। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल बताते चलो। डेल एस बराबर डी क्यू बाई टी, यहां से लेके यहां तक एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं, S2 माइनस S1, तो डेल एस बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई टी 1000 बाई 500, सो दैट इज 2। यहां तक समझ में आ गया बात या नहीं? अभी एक ही प्रोसेस ड्रॉ किए हैं। अरे रिप्लाई तो करो हाँ या ना, आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 to 3। 2 to 3 कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट, सॉरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, मतलब आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन है, नहीं आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो यहां से यहां तक, यहीं तक बोल रहा है ना। ये हो गया 2 से 3। अब चलो देखते हैं 3 से 4 फिर से हीट ऐड हुआ है। 3 से 4 फिर से हीट ऐड हुआ, कहां से कहां तक? 800 केल्विन, ठीक है ना। तो ये 3 से 4 फिर से हो गया आपका हीट एडिशन। अब चलो देखो एक बार इसका एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। इसकी बात करते हैं, कितना हुआ ये डेल एस 2 की, ये क्या है आपका डेल एस 2। किसी ने पूछा डेल एस 2 कितना हुआ, तो ये भी हो जाएगा आपका डी क्यू बाई टी। कितना हीट ऐड हुआ है? यहां पे ऐड हुआ है 1000 किलो जूल, और यहां पे ऐड हुआ है 800 ना, 800 किलो जूल, ठीक है, 800 किलो जूल, सही है ना। अब चलो देखो ध्यान से, तो डी क्यू बाई टी, तो ये हो गया 800 डिवाइडेड बाई 400, ये भी 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब फिर से क्या होगा? एक्सपेंशन, फिर से होगा आपका एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन? तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। अब इसके बाद होगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, सॉरी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। और लास्ट है आपका कांस्टेंट प्रेशर या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, हो गया। यही डायग्राम बना, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 1, हो गया। जो भी प्रोसेस दिया था उसके हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम में कोई दिक्कत है? डायग्राम क्लियर या डायग्राम में कोई दिक्कत? क्लियर है। अब अगर इस क्लोज रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर दें, ये जो क्लोज रीजन आया है इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट कर दें तो काम नहीं हो जाएगा? ये जो क्लोज रीजन आपको दिख रहा है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर दें तो काम नहीं हो जाएगा क्या? बताइए जल्दी से। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर दें तो काम नहीं बन जाएगा पूरा? बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है ना, बिल्कुल बन जाएगा काम। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ साइकिल इक्वल्स टू बोल सकते हैं वर्क या टोटल हीट, क्योंकि इन अ साइकिल समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। इन अ साइकिल समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, कह सकते हैं नहीं? तो एरिया इक्वल्स टू वर्क, तो एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर देते हैं, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक पार्ट बांट देते हैं। तो ये कितना है 2, और इनटू ये कितना है, ये पूरा 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 200, सही है। और प्लस ये कितना है 2, और कितना हो जाएगा 300। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना?
चेक कर लेना कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ये कितना है 300 और ये पूरा कितना है 500, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 और 200 400, 1000 1000 आ रहा है। 1000 किलो जूल वर्क होगा क्या? कुछ गलती हुआ है, चेक करो तो एक बार फिर से। अच्छा ये कैसे होगा, इतना 300 कैसे होगा? ये 300 कैसे होगा? ये देखो ये पूरा 400 300, ये 100 ही होगा ना, ये 100 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 400 और 200, तो ये हो गया 600 किलो जूल, 600 किलो जूल। ठीक है ना, वर्क हो गया। और टोटल आपने सप्लाई कितना किया था? 1800 किलो जूल। वर्क कितना हो गया? 600 किलो जूल। तो बाद बाकी क्या हो गया? रिजेक्शन। क्यू रिजेक्शन कितना हो गया? 1200 किलो जूल। एफिशिएंसी कितना होता है? W अपॉन QS। तो 600 डिवाइडेड बाई 1800 कितना हो जाएगा? 33.33%। आप चाहो तो रिजेक्शन इसका एरिया फाइंड आउट करके भी निकाल सकते थे। ये एरिया भी रिजेक्शन ही देगा। सप्लाई है 1800, इस एरिया को निकाल दो तो रिजेक्शन निकल जाएगा। ये कितना है 300 और ये 4, तो हो गए 1200। तो रिजेक्शन निकल गया, तो बाद बाकी ये हो जाएगा सप्लाइड, सॉरी वर्क। समझ में आया बात या नहीं? कॉपी कीजिए प्लीज। कॉपी हो जाए तो बताना भी है।
सॉलिड एंड लिक्विड के लिए अब हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक जो फाइंड आउट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए था। अभी तक जो भी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज ओनली फॉर आइडियल गैस। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एज वेल एज फॉर लिक्विड। ओके, तो टीडीएस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताया था। टीडीएस बराबर डी यू प्लस पीडीवी। सॉलिड एंड लिक्विड की वॉल्यूम चेंज करती है क्या? हाँ, अगर मान लो कि हमने एक ग्लास पानी है हमारे पास में, उसको प्लेट में डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा या कम? अगर एक ग्लास पानी है उसको हमने प्लेट में डाल दिया तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? सेम रहेगी। तो लिख सकते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड V इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो dV इक्वल्स टू 0। जब V इक्वल्स टू कांस्टेंट तो dV इक्वल्स टू 0। जब V इक्वल्स टू कांस्टेंट तो dV इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, तो TDS इक्वल्स टू आ गया mCV dt फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि Cp इक्वल्स टू Cv इक्वल्स टू C। Cp और Cv बराबर होता है, सिर्फ गैस के लिए ही अलग अलग होते हैं Cp एंड Cv का वैल्यू, बाद बाकी दोनों बराबर होता है। तो यहां पे अगर हम पुट कर दें TDS इक्वल्स टू mc dt, तो कोई दिक्कत है क्या? mc dt। तो अगर ds की बात करें तो हमने लिख दिया mc dt बाई टी, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो गया ds, तो ये हो गया mc, इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो गया dt बाई टी। 1 से 2, 1 से 2, तो ये हो गया आपका S2 माइनस S1 इक्वल्स टू mc ln T2 बाई T1। mc ln T2 बाई T1। तो सॉलिड एंड लिक्विड का एंट्रोपी चेंज निकालना होगा, हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। कॉपी कीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखते हैं एक। क्वेश्चन है द मैक्सिमम
efficiency of a heat engine operating between 327 degrees Celsius and 27 degrees Celsius can be A ऑप्शन है 3/4, B ऑप्शन है 1/3, C ऑप्शन है 1/2 एंड D ऑप्शन है 1/4. सी ऑप्शन सबका आ गया? सी ऑप्शन 1/2 बनाने की जरूरत है भी नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है फिर भी सॉल्व कर दे रहे हैं. सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर. तो 1 माइनस टी लोअर की बात कर रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना हो जाएगा 300, 327 है तो 600, कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/2. क्लियर? 1/2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना ध्यान से. क्वेश्चन, अ हीट इंजन is supplied with a heat engine is supplied with 278 kilowatt of heat, 278 kilowatt of heat at constant fixed temperature of 283 degrees Celsius and heat rejection takes place at 5 degrees Celsius. Heat rejection takes place at 5 degree Celsius. ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप.
लेकिन द इंजन इज रिवर्सिबल, द इंजन इज रिवर्सिबल if the heat rejection in kilowatt is dash। बताइए प्लीज क्या होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी, क्विक फास्ट। क्या है आंसर? 139 किलोवाट। हो जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। चलिए मैं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता हूं, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। हेडिंग डालिए अवेलेबल एनर्जी and unavailable energy। unavailable energy, अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं आपसे, बड़े आराम से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबल एनर्जी की। अवेलेबल एनर्जी,
किसी साइकिल से जो आप मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं, किसी साइकिल से आप पहला 100% वर्क नहीं निकाल सकते, ठीक है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। समझ में आया ये वर्ड? किसी भी साइकिल में आप जो मैक्सिमम वर्क गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, क्लियर, या मैक्सिमम पॉसिबल वर्क जो है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क जो आप अटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। लिखना मत, क्योंकि लिखने वाला कोई चीज ही नहीं है अभी। द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क that can be obtained in a cycle is known as available energy। क्लियर, उसे हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। समझिए ध्यान से क्या चीज बताना चाह रहे हैं। ये है टी हायर, कितना दिया, Q1, किसको दिया, इंजन को, इसने वर्क किया W, रिजेक्ट हुआ Q2, कहां पे, सिंक पे। ये डायग्राम तो हम कई बार बता चुके हैं आपको, ये डायग्राम हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो लिख सकते हैं W/Q1। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो लिख सकते हैं W/Q1। अगर इस एफिशिएंसी को हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो लिख सकते हैं W मैक्सिमम, एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल्स टू W मैक्सिमम अपॉन Q1। W मैक्सिमम अपॉन Q1, यस और नो? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती किसकी है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती किसकी है? जल्दी बताइए। कार्नोट साइकिल की या रिवर्सिबल साइकिल की। कितनी होती है? 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों अगर मैक्सिमम है तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो ये हो गया आपका W मैक्स अपॉन Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो W मैक्सिमम इक्वल्स टू हो गया Q1 इंटू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। ये आपका मैक्सिमम वर्क हो गया। इससे भी ज्यादा वर्क आप निकाल सकते हैं क्या? इससे भी ज्यादा वर्क आप निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। ये है सोर्स और ये है सिंक। देखो, अगर मान लो सिंक का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है तब भी दिक्कत है, एटमॉस्फेरिक से कम है तभी भी दिक्कत है। अगर ये सिंक एटमॉस्फेरिक बन जाए तो, अगर अपना एटमॉस्फेयर ही सिंक बन जाए तो, समझ में बात है कि नहीं? अगर अपना एटमॉस्फेयर ही सिंक बन जाए तो, समझ में बात है कि नहीं? तो ये टेम्परेचर जितना कम होगा तो हाईएस्ट वर्क होगा, नहीं? तो देखिए ध्यान से, लेट T0 is atmospheric temperature. Clear? तो लगे this work, इसको छोड़ दो, मत लिखो। लिखेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं? ये बाद में लिखेंगे। यही बात करते हैं। this work can further be maximized
further be maximized. Maximized कब? When T2 is minimum. When T2 is minimum. ठीक है ना? अब क्या बोला कि द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, क्लियर, इज that of surrounding T naught. सराउंडिंग T naught, क्लियर? तो अगर आप चाहें तो अब वही बन जाएगा आपका अवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया Q1 इंटू 1 माइनस T नॉट बाई TH, T हाइयर। ये हो गया आपका अवेलेबल एनर्जी। समझ में आया बात या नहीं? ये हो गया आपका अवेलेबल एनर्जी। अब देखिए इसको एक बार तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, अवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q1 T नॉट अपॉन TH अपॉन TH। यस और नो? Q1 क्या है? व्हाट इज Q1? अगर किसी ने पूछ दिया कि Q1 है क्या, तो क्या बताएंगे? Q1 है क्या? Q1 वो हीट है जो आपने सप्लाई किया था, ऐड किया था, जो आपने ऐड किया था। क्या हम ये कह सकते हैं कि Q1 बाई TH जो है ये एंट्रोपी चेंज हो जाएगा डेल एस? तो अगर हम अवेलेबल एनर्जी की बात करें तो अवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू Q1 माइनस T नॉट इंटू डेल एस। मतलब T नॉट डेल एस जो है ये हमारे पास अवेलेबल है क्या? मतलब T नॉट इंटू डेल एस जो है क्या वो हमारे पास में अवेलेबल है? यस और नो? नहीं अवेलेबल है ना, तब तो माइनस कर रहे हैं। अबे नालायक सब कहीं का, जब नहीं अवेलेबल है तभी तो माइनस कर रहे हैं। Q1 में से ये टर्म माइनस कर रहे हैं तब ये अवेलेबल एनर्जी के पास पहुंच रहे हैं। Q1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब अवेलेबल एनर्जी के पास पहुंच रहे हैं हम लोग। मतलब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास 100 रुपए था तो 2 रुपए मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मुझे टैक्स में भरना है, तो वो मेरे पास में नहीं है। अब तो वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो हो गया अनअवेलेबल। जो अवेलेबल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अनअवेलेबल। तो यही हो गया आपका क्या? अनअवेलेबल, अनअवेलेबल एनर्जी। तो मतलब आप बोल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q1। मतलब नेट एनर्जी तो बैलेंस होगा ना, नेट एनर्जी तो बैलेंस होगा। तो जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो दोनों मिलके Q1 के बराबर होगा जितना हमने ऐड किया था। समझ में आया बात? ये चीज कॉपी कीजिए, फिर ग्राफ से समझाएंगे इसी को। कॉपी कीजिए फिर ग्राफ से समझते हैं।
Shall we proceed further? आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। पूरे को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये है T और ये है S, ठीक है। ये S और ये T। हमने हीट सप्लाई किया, कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक हमने हीट सप्लाई किया। तो क्या हुआ? एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज किया। एंट्रोपी जो है वो क्या किया? इंक्रीज, बिल्कुल करेगा इंक्रीज। तो एंट्रोपी चेंज कितना हुआ ये एक बार मार्क कर लें। तो ये एंट्रोपी चेंज हुआ, देखो ध्यान से, ये था आपका S1 और ये S2। तो और आगे बढ़ा दो लाइन को यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका कितना? डेल S। ये हो गया आपका डेल S। किसी ने पूछा कितना हीट सप्लाई किए, आप निकाल सकते हो। टोटल हीट आपने कितना सप्लाई किया फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? यस और नो। कितना हीट आपने सप्लाई किया निकल जाएगा TdS। ये जो एरिया है ये टोटल हीट सप्लाइड के बराबर होगा। ये टोटल हीट सप्लाइड के बराबर होगा। किस प्रेशर पे ऐड हुआ है हीट? तो T1 टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे ऐड हुआ? तो T1 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। रिजेक्ट भी हुआ हीट, कितने पे रिजेक्ट हुआ है? T0 पे रिजेक्ट हुआ है, T0 पे। तो ये है रिजेक्शन लाइन। ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये कौन सा लाइन है? हीट रिजेक्शन लाइन। बिल्कुल आराम समझिएगा। T0 हीट कितना रिजेक्ट हुआ ये फाइंड आउट कर लोगे। हीट कितना रिजेक्ट हुआ ये फाइंड आउट कर लोगे। ये हीट जो है ये हमारे पास है नहीं, ये हमारे पास है नहीं। तो जो हमारे पास नहीं है उसे हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो हमारे पास है कितना? इतना ही बचा ना। तो ये हो गया आपका अवेलेबल एनर्जी। और अगर ये पूरा एरिया निकाल दें तो ये निकल जाएगा आपका टोटल हीट सप्लाइड। ये निकल जाएगा आपका टोटल हीट सप्लाइड। क्लियर? वहीं पे कॉपी कर लीजिए कहीं साइड में। कॉपी हो जाए तो बताइएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी।
अच्छा, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का दूसरा नाम इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी हो सकता है क्या? लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का दूसरा नाम इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर अवेलेबल कम होगा तो अनअवेलेबल ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का समेशन क्यू होना चाहिए। तो एक अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा खुद ब खुद इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है ना? तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी और इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी। जब आप एक ही टेम्परेचर सोर्स से हीट को दे रहे हैं, सॉरी दो सोर्स से एक ही हीट दे रहे हैं, तब की बात करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से। ये T और ये S, ठीक है ना? ये T और ये S। हमने हीट सप्लाई किया, कितना पता है? T1। हमने हीट सप्लाई किया Q1, हमने हीट सप्लाई किया Q1। ठीक है, ये है Q1। किस टेम्परेचर पे सप्लाई किया? तो T1 टेम्परेचर पे सप्लाई किया। T1 टेम्परेचर पे सप्लाई किया। कितना हीट? Q1 हीट, 1 से 2 तक। अगर कोई यहां पे एंट्रोपी आपसे पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज डेल एस, सो कैन यू फाइंड दैट? अगर कोई पूछ दे डेल एस बराबर क्या होगा, तो बता सकते हैं डेल एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल एस बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। वाह, सबसे सही जवाब सूरज देता है, S2 माइनस S1। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि S2 माइनस S1 होगा। डेल एस बराबर हो जाएगा Q1 बाई T1, Q1 बाई T1। डेल एस बराबर हो जाएगा Q1 बाई T1। क्लियर? चलिए आगे। अब इसमें हीट रिजेक्ट भी होगा, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग टेम्परेचर पे। हीट रिजेक्ट हो रहा है कहां पे? सराउंडिंग टेम्परेचर पे, यहां पे। कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है? तो T0 टेम्परेचर पे हो रहा है। जो भी हो रहा हो, कितना हो रहा है इस समय क्या मतलब है? बस T0 टेम्परेचर पे हो रहा है। ये तो अभी जस्ट बता दिया था आपको। अब क्या बोल रहा है पता है? मुझे Q1 हीट ही सप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका अवेलेबल एनर्जी और ये अनअवेलेबल एनर्जी। अब क्या कह रहा है कि हमें Q1 हीट सप्लाई करना है, लेकिन T1 टेम्परेचर से सप्लाई नहीं करना है, T2 टेम्परेचर से सप्लाई करना है। ठीक है ना? उतना ही हीट उससे कम टेम्परेचर पे सप्लाई करना है। किससे? T2 से सप्लाई करना है, T2 से सप्लाई करना है। ये है T2। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम कर दिए। तो अब हम क्वालिटी की बात करने जा रहे हैं हीट की। बताया था ना, सेकेंड लॉ को क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं? Q1 हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी चेंज होगा या नहीं? हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी चेंज होगा या नहीं? होगा, कंफर्म। यहां भी हुआ था, S1 से S2 हो गया था। तो अब यहां पे S1 से S2 होगा, या S2 से ज्यादा होगा, या S2 से कम होगा? यहां पे S2 के बराबर एंट्रोपी चेंज होगा, पहले कंडीशन के बराबर, उससे कम या उससे ज्यादा? जल्दी बताइए, उससे कम या उससे ज्यादा? कम चेंज होगा। कंफर्म हो? कंफर्म हो? सेम होगा। चलो सब देखते हैं। अगर Q1 हीट निकालना हो तो क्या करेंगे? ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। अगर जिसने कहा सेम होगा, उससे क्वेश्चन ये है कि अगर इतना ही होगा हीट सप्लाई, तो एरिया क्या दोनों का, ये एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों बराबर है क्या? क्या ये एरिया, ये जो एरिया आएगा अभी, और पहले वाला एरिया क्या दोनों बराबर है?
तब कम होगा। चलो ठीक है, कम भी करते हैं, ये भी काम करके देख लेते हैं एक बार, कम होगा तो। लो कम कर दिया, यही ना। अब बताओ क्या ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है? हाँ बोलो तब ज्यादा होगा सर, बोलो तब ज्यादा होगा। दो ऑप्शन तो गया, तीसरा ही बचा, बोलो तो तब ज्यादा होगा। नहीं, अरे नालायक, वैसे भी सोचते ds बराबर होता है dq बाई टी। ds ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे ds बराबर होता है dq बाई टी, तो आपने हीट तो दोनों में उतना ही दिया ना, ये टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। समझो ध्यान से, ds बराबर क्या होता है dq बाई टी, आपने हीट तो उतना ही दिया है, आपने हीट उतना ही दिया है, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, तो ये टर्म बढ़ जाएगा ना, डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, ये भी हटाओ, ये भी गलत हो गया। नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ये जो हीट सप्लाई है उतना ही हो रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, अब एरिया बराबर होगा, अब एरिया जो है वो बराबर हो सकता है। ठीक है, कितना हीट आपने दिया है, इसको भी आपने दिया है Q1 हीट ही, इसको भी दिया था Q1 हीट। अब एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा ना अपने को, अब एंट्रोपी चेंज निकालो पहले। तो अब एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करेंगे, तो अब तो एंट्रोपी चेंज ये हो जाएगा, ये हो गया आपका डेल एस डैश। तो अगर डेल एस डैश की बात करें, तो डेल एस डैश बराबर क्या हम लिख सकते हैं Q1 बाई T2, क्या हम लिख सकते हैं डेल एस डैश बराबर Q1 बाई T2। और हीट रिजेक्शन तो उसी पे हो रहा है ना, हीट रिजेक्शन तो चेंज हुआ नहीं है, हीट रिजेक्शन इसी पे हो रहा है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। तो बताओ आप हमें कि अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गया या घट गया, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, बढ़ गया। नहीं, पहले अनअवेलेबल एनर्जी इतना ही था, पहले अगर बात करें तो पहले अनअवेलेबल एनर्जी इतना ही था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अनअवेलेबल एनर्जी ये पोर्शन बढ़ गया है, ये पोर्शन जो है ये इंक्रीज कर गया। नहीं, ये पोर्शन जो है ये अनअवेलेबल एनर्जी का इंक्रीज कर चुका है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, अगर ये हम फाइंड आउट कर दें तो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी खुद ब खुद निकल जाएगा। अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब इस हीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस हीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तभी तो हमने पूरा यूज नहीं किया। ठीक है, ये हीट जब हमने सप्लाई किया था इस टेम्परेचर पे, तो हमें ज्यादा अवेलेबल एनर्जी मिला था, अब हमें कम अवेलेबल एनर्जी मिल रहा है। तो अगर कोई बोल दे इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, तो ये हो जाएगा लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो नहीं काम हो जाएगा, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको टी नॉट डेल एस डैश माइनस टी नॉट डेल एस, माइनस टी नॉट इंटू डेल एस। तो टी नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया डेल एस डैश। तो डेल एस डैश कितना है Q1 बाई T2,
माइनस डेल एस Q1 बाई T1। तो Q1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया Q1 T0, तो ये हो गया आपका T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू T2। ये हो गया आपका इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी या लॉस इन अवेलेबल एनर्जी। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी रह गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको प्लीज। कॉपी हो गया? कॉपी कर लिए? जल्दी करो।
चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द loss find the loss of available energy find the loss of available energy associated with associated with 1000 kilojoule of heat 1000 kilojoule of heat 1000 kilojoule of heat from a constant temperature at 600 Kelvin to another at 400 Kelvin, ठीक है, and atmospheric temperature is 300 Kelvin and atmospheric temperature is 300 Kelvin. टू 250 किलो जूल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। 250 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। 250 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां तक आप देख लीजिएगा। कल आपको हम बताएंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें थोड़े बहुत और बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सुनिए, कल आपका लास्ट क्लास है, थर्मो का, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। लेकिन इसके बाद थर्मो आपको छोड़ नहीं देना है, थर्मो आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि देखो थर्मोडायनामिक्स अगर भूल जाओगे, देखो अभी थोड़ा सा शेड्यूल फंस रहा है, तो देखते हैं जैसा भी होगा वैसा फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। पहले थर्मो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, तब आईसी आरएसी पावर प्लांट की बात करेंगे। एक बार जब थर्मो पे कमांड आ जाएगा ना, तब आईसी आरएसी और पावर प्लांट पढ़ने का फिर मजा ही अलग रहेगा, ठीक है। तो एक बार, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सीधा सा बात क्या है कि इसको एक बार पढ़ना है अच्छे से, थर्मोडायनेमिक्स को। नोट से बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ना तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है उससे बाहर आएगा नोट से, ना थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, ये गारंटेड बात है। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि नोटबुक अगर आपको अच्छे से पता है
तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं नोटबुक से ही उठ के आएगा, ये आप श्योर रहिए, ठीक है। नोटबुक आपका 100% क्वेश्चन कवर अप करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो एफएम का हो या वो थर्मल साइंस का हो, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, जो भी हो। तो आपको नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। फिर हम कल लास्ट क्लास लेंगे, कल की क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा और भी लंबा चला जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या से हो सकता पहले कंप्लीट तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने के मन है, जिसके लिए मैं टाइम ले लूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, चूंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, नहीं तो कोर्स कंप्लीट करने की बात करेंगे तो कल 2 घंटे का क्लास है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करवाने का सोच रहा था, इसी कारण से ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे एक्स्ट्रा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस भी आपको करवाने हैं, ठीक है ना। तो इतना काम आप रिवाइज करके आइएगा, आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि कल लास्ट क्लास है, इस हिसाब से अगर आपको कोई डाउट भी है तो पूछने के लिए, या फिर थ्रू आउट जितना भी है उस पर हम एक क्वेश्चन मॉडल तैयार करके आपको क्लास में करवाएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लेके, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।